नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भाग पढ़ने वाले हैं। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना को हम इन बिंदुओं के तहत पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे प्रस्तावना क्या है, उसमें जो तत्व मौजूद हैं उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे। फिर प्रमुख जो शब्द हैं प्रस्तावना के अंतर्गत, उन शब्दों को एक एक करके हम समझने वाले हैं। प्रस्तावना में अगर संशोधन हुए हैं तो उनको जानेंगे। जो प्रस्तावना के लिए कुछ कथन दिए हैं उनकी बात करेंगे और प्रस्तावना के महत्व की बात करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी जुड़े रहिए। अब हम शुरू करते हैं क्लास को। प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का परिचय है। ठीक है, परिचय जो हमारे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है? प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे संविधान के क्या आदर्श हैं, क्या विजन है और क्या उसके सोच है। एक फ्रेम तैयार है। ये पूरे संविधान का दर्शन हमें प्रस्तावना से ही मिल जाता है। ओके, तो हम बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय, या हम बोल देंगे भूमिका। ठीक है, संविधान का परिचय या भूमिका होती है। इसमें संविधान का सार होता है। ठीक है, संविधान का परिचय किसे कहेंगे हम, या उसकी भूमिका। ठीक है, इसमें संविधान का सार छिपा होता है और ये एक संक्षिप्त रूप में, एक जैसे हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक के फ्रंट पर उसके बारे में जानकारी रहती है कि इस पुस्तक में क्या है और क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, ऐसे ही ये उस संविधान का परिचय पत्र है। एक N.A. पालकीवाला N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। N.A. पालकीवाला ने हमारी जो प्रियम्बल है उसको क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा। ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो प्रस्तावना है ये कहाँ से आई, ये संविधान में कैसे आई। तो आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से निकलकर क्या आती है? उद्देशिका। और इसी उद्देशिका को हम क्या कहते हैं? प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका, बात एक ही है। ठीक है, इसका आधार क्या है याद रखेंगे। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कौन से देश में प्रस्तावना को अपनाया, तो दुनिया में सबसे पहले जो है अमेरिका, यूएसए। यूएसए ने सर्वप्रथम अपनाया। ठीक है, अब एग्जाम में पूछे जाने वाला एक फैक्ट है कि दुनिया में सबसे पहले जो है प्रस्तावना कौन से संविधान ने अपनाई थी? तो अमेरिका। और ये स्रोत भी हमारा है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली है? तो अमेरिकी संविधान से ली है। ठीक है, लेकिन अगर भाषा के बारे में पूछे, प्रस्तावना की भाषा
ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। ये दोनों ही चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अगर प्रस्तावना के सोर्स की बात करेगा तो अमेरिका होगा, और प्रस्तावना की भाषा या प्रस्तावना की भाषा पर किसका प्रभाव रहा, किस तरह से एग्जाम में पूछता है, आपका उत्तर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। इसमें संशोधन की बात करें, संशोधन कितने हुए अभी तक, तो एक ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको याद रखेंगे। इसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। हम एक एक शब्द को आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये याद रखेंगे, जब भी हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हम 2 केस को जरूर पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेरूवाड़ी वाद या मामला 1960। ठीक है, तो ये जो बेरूवाड़ी वाद था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब संविधान का भाग नहीं है तो क्या हम उसमें संशोधन कर सकते हैं? नहीं भाई, तो इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते। ये मामला पूछा जाता है, सीधा पूछता है एग्जाम में आपसे कि कौन से मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवाड़ी वाद 1960 के मामले के जजमेंट के तहत ये कहा कि प्रस्तावना भाग नहीं है संविधान का, और ये इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण मामला है वो कौन सा है, केशवानंद भारती वाद। ठीक है, 1973। इस मामले के जजमेंट को सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है फैसला 1960 में जो फैसला दिया था उस फैसले को पलटा या बदला, और क्या कहा कि जो प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, क्या कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जब संविधान का भाग है तो संविधान के प्रत्येक भाग में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब मुझे ये एक प्रश्न है आप लोगों से कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसका स्रोत क्या है, कौन से देश के संविधान से हमने ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है, आंसर कमेंट में करिए। ठीक है, तो ये समझ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों बात समझे हमने, बेरूवाड़ी वाद और दूसरा केशवानंद भारती वाद। ठीक है, प्रस्तावना के अंतर्गत अब हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना के तत्वों की। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व निहित हैं। सबसे पहला जो है संविधान के अधिकार का स्रोत। हमें जानकारी मिलती है कि जो संविधान है उसको शक्ति किससे मिलती है। हम जब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं सबसे पहली लाइन है, हम भारत के लोग। स्पष्ट हो जाता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया है, और भारत के लोगों ने ही संविधान को शक्ति दी है, और भारत के लोगों ने ही अपने आप पर लागू किया है। तो इसका शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता। ठीक है, दूसरा जो तत्व मौजूद है प्रस्तावना में वो है भारत की प्रकृति। हमारा भारत जो है वो कैसा होगा, हमें पता चलता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है,
भारत एक समाजवादी सोच का राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये हमें प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से शब्द देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब हम आगे जस्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान की प्रस्तावना को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे। संविधान का उद्देश्य क्या है, तो हम देखेंगे कि संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता, ठीक है, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता संविधान का उद्देश्य है। उद्देश्य के अंतर्गत आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे। और लागू होने की तिथि, हमारा संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा है 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारी जो है संविधान सभा द्वारा संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और लागू किया था, ठीक है। याद रखेंगे 26 नवंबर 1949। अब हम पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना को, उसके एक एक शब्द को पढ़ेंगे क्या है, ओके। अब हम प्रस्तावना को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जो मैंने गोल घेरे में या अंडरलाइन किए हैं, ये सभी महत्वपूर्ण शब्द हैं। हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और इसमें जो महत्वपूर्ण जो शब्द दिए हैं उनको अब हम एक एक करके समझने वाले हैं, क्योंकि इन महत्वपूर्ण शब्दों को बिना समझे हमारा ये चैप्टर अधूरा है। अब हम इनको एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद अभी हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको अंडरलाइन किया, उनको गोल किया, तो वहाँ पे स्पष्ट हो गए थे। अब हम इन शब्दों को एक एक करके समझने वाले हैं। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र या गणराज्य एक ही बात है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इनको समझने वाले हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सबसे पहले संप्रभुता की। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता एक महत्वपूर्ण गुण होता है प्रत्येक देश का। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका अर्थ है भारत अपने सभी मामलों में, चाहे वे आंतरिक मामले हों चाहे वे बाहरी मामले हों, उनमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ना ही भारत के ऊपर कोई बड़ी शक्ति है, भारत पर किसी का दबाव है। भारत अपने फैसले लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है। तो ऐसे देश को क्या कहते हैं? संप्रभु कहते हैं, जिसके पास निर्णय लेने के सारे अधिकार हों उसे हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। आप मुझे ये बताइए, हमारे पास दो प्रकार के मामले होते हैं, एक आंतरिक और दूसरी होती हैं बाहरी। दो प्रकार के मामले होते हैं। संप्रभुता को समझने के लिए इनको समझना होगा। आंतरिक मामले की बात करें, मान लीजिए भारत में एक योजना चलाई जाती है कि भारत के
जितने भी बच्चे हैं उन सभी को फ्री मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। भारत में पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन को बंद किया जाएगा, ऐसी योजना लाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हम किसी देश से पूछेंगे, क्या हम यूएनओ से पूछेंगे, या कोई हमें बताएगा तब हम उनके आदेश पर करेंगे, या हमें किसी से पूछना होगा कि हम भारत में ऐसी योजना लाना चाहते हैं कि जिसमें शिक्षा एकदम मुफ्त होगी पूर्ण रूप से। तो समझ गए, नहीं पूछेंगे ना तो हम यहाँ पर आंतरिक फैसले हम अपने स्वयं ले रहे हैं। हमें क्या योजना बनानी है, क्या नहीं करना, वो सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं। बाहरी मामलों की बात करें, एक फाइटर प्लेन खरीदा, फ्रांस से खरीदा राफेल। ठीक है, अब क्या हमने किसी देश से पूछा कि हमसे अमेरिका ने कहा हो कि तुम राफेल खरीदो? नहीं कहा। या कि हम पे कोई दबाव बनाएगा, मान लो हमें चीन के साथ व्यापार करना है, तो क्या हम किसी के दबाव में चीन से व्यापार बंद कर देंगे? क्या हम रूस से व्यापार बंद कर देंगे? अभी वर्तमान की बात सुनिए, अभी अमेरिका क्या कह रहा है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत तो वही खरीदेगा। अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला? तो भाई अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। ओके, ठीक है, टैरिफ लगा दो, फिर भी इसके बाद भी जो रूस से तेल हम आयात कर रहे हैं वो निरंतर रूप से जारी है और उस आयात को और बढ़ा दिया है। इसका अर्थ है चाहे हमारे आंतरिक मामले हों चाहे हमारे बाहरी मामले हों, दोनों में हम निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति किसके पास है? हमारे पास है, हमारे देश के पास है। तो हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। ठीक, संप्रभुता को पढ़ने के बाद अब हम बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी क्या है? एक विचारधारा, एक विचारधारा जिसमें चाहे संसाधन हो, व्यवस्था हो, समता हो या अवसर की समानता की बात हो, उन सभी में सभी लोगों को बराबर रखने की एक विचारधारा को समाजवादी कहते हैं। और हमारे भारत के संविधान ने समाजवादी विचारधारा मूल संविधान में ही निहित थी। आप जब डीपीएसपी पढ़ते हैं तो उसमें समाजवादी तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो समाजवादी शब्द है क्या प्रस्तावना में पहले से ही था? तो नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया है। बाद में कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी भी एक विचारधारा है कि हमने जो समाजवाद को अपनाया है, कई प्रकार के समाजवाद चलते हैं विश्व में, तो हमने जो समाजवाद अपनाया है वो कौन सा है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है कि उत्पादन या वितरण के सभी मामलों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों ही साथ साथ मिलकर चलते हैं। ठीक है, ना ही, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा निजी क्षेत्र थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसलिए इससे हमारे देश में हम बात करते हैं जब भी अर्थव्यवस्था की, तो हमें कैसी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का कारण क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद को राज्य आश्रित समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आइए अब जानते हैं धर्मनिरपेक्ष के बारे में। भले ही मूल रूप से संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया हो, लेकिन संविधान की मूल भावना में हमेशा से ही धर्मनिरपेक्षता रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा जो देश है वो बहुसंस्कृति वाला देश है। इसमें बहुत सारी संस्कृति परंपराएं एक साथ चली आ रही हैं।
तो हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता होना एक स्वाभाविक बात है। ये जो शब्द है बाद में जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ठीक है। हमारा जो राष्ट्र है उसका कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाएगा और सभी धर्मों को जो है अपने अपने अनुसार कार्य करने की आज़ादी दी जाएगी। और साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र के साथ व्यक्तिगत आधार पर भी यह बताता है कि एक एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो किसी भी धर्म की पूजा पाठ कर सकता है, ठीक है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत भी आता है। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कमेंट में आंसर करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने, 1 2 3 इस तरह से कितने संशोधन हुए, ठीक है, आंसर करें। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। तो आपको 2 शब्द आपको मिल चुके हैं। पहला कौन सा, इससे जस्ट हमने पहले पढ़ा था, समाजवाद, और दूसरा धर्मनिरपेक्षता, और तीसरा है एकता और अखंडता। पहले केवल एकता था, उसकी जगह अब एकता और अखंडता को जोड़ा गया, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है नागरिकों को, ओके। और धर्म के आधार पर 3 प्रकार के राष्ट्र या आप कहें राज्य हो सकते हैं। एक सैद्धांतिक कौन से होते हैं, जिनके अपना खुद का एक धर्म हो, जैसे कि श्रीलंका, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है उसका धर्म क्या है, क्या वो धर्मनिरपेक्ष देश है? नहीं, तो वो एक धर्म के आधार पर बनने वाला देश है, तो उनका जो धर्म है उस देश का वो मुस्लिम धर्म है। ऐसे ही पाकिस्तान बना, पाकिस्तान भी मुस्लिम धर्म के आधार पर बनने वाला देश है। जबकि अगर हम भारत से के संदर्भ में कहें क्या भारत का कोई धर्म है, तो आप कहेंगे भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को अपने यहाँ पर समाये हुए है, सभी धर्मों का समान रूप से पालन पोषण करता है। यही धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है। और सभी नागरिकों को ये आज़ादी दी है कि आपकी जो इच्छा है उसकी पूजा करो, पाठ करो, जो आपको करना है करिए, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का गुण हमारे संविधान में देखने को मिलता है। दूसरे राज्य कौन से होते हैं? नास्तिक होते हैं धर्मनिरपेक्ष। उसका उदाहरण है हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। 3 प्रकार के देश हो सकते हैं, राष्ट्र हो सकते हैं धर्मनिरपेक्षता के आधार पर। पहला कौन सा? सैद्धांतिक, दूसरा नास्तिक और तीसरा धर्मनिरपेक्ष, जो कि हमारा भारत है। अगला जो शब्द है वो है लोकतांत्रिक। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक से सीधा सा अर्थ है कि भाई यहाँ पर लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र है। शासन व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई है? लोगों द्वारा, जनता द्वारा और जनता के लिए, ठीक है। ये कथन आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का जरूर पढ़ा होगा। तो लोकतंत्र की परिभाषा हमें यहीं से मिलती है। जनता का तंत्र होता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? जनता द्वारा बनाया जाता है। और किसके लिए? जनता के लिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, याद रखना। लोकतंत्र को हम विशेष तौर पर हम एक अलग से क्लास लेकर आएंगे, जिसमें लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, उन सब की बात करेंगे। लेकिन फिर भी हमने इसको समझना है कि लोकतांत्रिक देश है। और भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा है? संसदीय लोकतंत्र देखने को मिलता है भारत में, ठीक है। और लोकतंत्र के प्रकार अगर हम बात करें, लोकतंत्र के सामान्यतः जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, ये केवल छोटे देशों में संभव है जहाँ की जनसंख्या कम हो। लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं एक किसी मैदान में, मान लीजिए जैसे कि हमारे यहाँ पर सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, उस तरह से सभी लोग इकट्ठे होते हैं और डायरेक्टली जो है नीतियों का निर्माण में भाग लेते हैं, फैसले लेते हैं, तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका एक उदाहरण है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे भारत में है। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, क्या हम डायरेक्टली सरकार का हिस्सा है? क्या मैं अगर बात करूं, मैं सरकार का हिस्सा हूं? नहीं। और क्या मैं लोकतंत्र का हिस्सा हूं? बिल्कुल जी हाँ, मैं हूं। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। ठीक है, कोई भी बी को चुनता है, वोट देता है, और ये जो बी जो है, ऐसे कई लोग, बी जैसे कई लोग एक साथ बैठते हैं और वो हमारे लिए नियम, कानून और व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो हम जो कानून बन रहा है या नियम बन रहे हैं, उनमें डायरेक्ट हिस्सा ले रहे हैं क्या? डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं। हम अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। क्या अगर हम कहें कि 140 करोड़ जनसंख्या को एक साथ इकट्ठा कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और लोकतंत्र हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत जड़ है। ठीक है, और लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र के 3 आयामों को बताया है। सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र। तीनों ही स्तर पर लोकतंत्र होना चाहिए, तभी जो है लोकतंत्र पूर्ण रूप से लागू होता है। जब हमने प्रस्तावना को पढ़ा, तो प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य या फिर हम गणतंत्र बोल दें, या इंग्लिश में उसे रिपब्लिक बोल दें। ठीक है, तीनों एक ही बात है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो इसमें गणतंत्र सभी देशों को बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे, सभी देशों को नहीं बोलेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ जो ब्रिटेन है, क्या वो गणतंत्र है? तो आप कहेंगे नहीं है। क्या भारत गणतंत्र है? हाँ है। इसमें अंतर क्या है, देखो। तो देश का प्रमुख, या हम लिख देंगे राष्ट्र प्रमुख, जो है चुना जाता है। ठीक है, हमारे राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अब मुझे आप एक बात बताना, जो राष्ट्रपति होता है, क्या ऐसा चलता है कि जो द्रौपदी मुर्मू अभी हमारे राष्ट्रपति हैं, क्या उनके बाद उनका पुत्र या पुत्री राष्ट्रपति बन जाएगा, उसके बाद पुत्र या पुत्री? क्या ये पद जो है वंशानुगत है? नहीं। राष्ट्रपति जो है वो 5 साल के लिए बनते हैं, उनका चुनाव होता है। हमारे देश में इनडायरेक्ट चुनाव होता है, कई जगह डायरेक्ट चुनाव होता है, लेकिन हमारे देश में इनडायरेक्ट जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाता है, फिर उसके बाद दोबारा चुनाव होता है। तो ऐसा देश जहाँ का राष्ट्र प्रमुख चुना जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन क्या वो गणतंत्र है? तो वहाँ पर गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर राजशाही चलता है। उनके देश का प्रमुख कौन है? राजशाही वहाँ पर। और राजशाही में क्या होता है? वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो वो कहानी यहाँ पर नहीं है, और जिस भी देश में ये नहीं है वो सभी गणतंत्र हैं। अमेरिका की बात करो, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो अमेरिका भी क्या है? एक रिपब्लिक है। ठीक है, गणतंत्र है। ठीक है, समझ गए? प्रस्तावना के महत्वपूर्ण शब्दों के अंतर्गत अब हम बात करते हैं न्याय की। जब हमने प्रस्तावना को पढ़ा था तो हमने जाना था 3 शब्द थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात करता है हमारा संविधान, और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और
अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो क्या ये आज भी, हाँ, इनमें आज भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज स्तर पर किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव न किया जाए, उसको भी समान इज्जत और समान जो है अवसर दिया जाए, उसी को क्या कहेंगे हम? सामाजिक लोकतंत्र। क्या सामाजिक लोकतंत्र स्थापित हो चुका है 2025 में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो चुका है क्या सामाजिक लोकतंत्र? सोचिए, नहीं हुआ। जब हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि किसी के जाति के कारण उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, किसी के रंग के कारण। आज की स्थिति में बता रहा हूँ, हम 75 साल आज़ादी के बाद ये स्थिति है। जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर किसी महिला के साथ जो है भेदभाव हो रहा है, तो ये सामाजिक लोकतंत्र अभी स्थापित नहीं हो पाया है। हो सकता है आपको मेरी बात ये थोड़ा कटाक्ष लग रहा हो या फिर बुरा लग रहा हो कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो। आप मुझे खुद बताओ, क्या ये देश में नहीं हो रहा? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव बिल्कुल हो रहा है। तो अभी हमें इसमें काम करने की और ज़रूरत है। हमें अपनी कमियों को देखना होगा और उनमें सुधार करने की ज़रूरत है। आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र की बात क्यों की? क्योंकि आज़ादी से पहले सभी को धन अर्जित करने, संसाधन रखने की आज़ादी नहीं थी। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये कटु सत्य है। बहुत से लोगों को ना पढ़ने की आज़ादी थी, ना लिखने की, ना धन संचय की, ना आप संसाधन ले सकते। तो आर्थिक लोकतंत्र की भी बेहद ज़रूरत थी और इसमें भी अभी सुधार की और ज़रूरत है। राजनीतिक लोकतंत्र। आज़ादी से पूर्व कुछ चंद लोग ही सरकार में थे और वही देश को चलाया करते थे, ठीक है। लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र के द्वारा सभी लोगों को जो है संविधान ने बराबरी दी, उनको सभी को जो है लोकतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए राजनीतिक न्याय की बात की, ठीक है। तो न्याय होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों स्तर का न्याय होना चाहिए। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तीनों स्तर का न्याय हम 2025 में प्राप्त कर चुके हैं? तो आपकी अंतरात्मा कहेगी नहीं कर पाए हैं। क्या कारण रहे हैं? आज भी हम जाति के आधार पर लड़ रहे हैं, आज भी हम धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, आज भी हम स्त्री पुरुष यानी लिंग के आधार पर लड़ रहे हैं, आज भी हम क्षेत्र के आधार पर कि भाई तुम तो उस क्षेत्र के हो, हम इस क्षेत्र के हैं, इस पर लड़ रहे हैं। आज भी हम क्षेत्र से भी छोड़ो, आज हम बोली के आधार पर भी लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में चले जाओ तो अगर मैं मान लीजिए महाराष्ट्र में चला गया तो मुझसे हो सकता कहें सर आप हिंदी में नहीं पढ़ा सकते, आपको मराठी में ही पढ़ाना होगा, ठीक है ना। ये स्थिति है। गुजरात में चला गया तो गुजरात वाले बोल दें कि भाई आपको जो है गुजराती में ही पढ़ाना होगा, जबकि मुझे आती भी नहीं है। और हमारा देश का संविधान क्या कहता है कि आपका देश है, आप कहीं भी रहिए, लेकिन ये चीज़ें सुधार होनी बेहद ज़रूरी है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए है, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तीनों स्तर पर न्याय देखते हैं कब तक स्थापित होगा, इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। न्याय में ये जो 3 शब्द लिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने प्रस्तावना में कहाँ से लिए हैं? एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे 1917 की रूसी क्रांति। रूस में जो 1917 में क्रांति हुई थी उसका आधार यही था। रूस के लोगों क्या कह रहे थे कि हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है और आगे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखेंगे। प्रमुख शब्दों के अंतर्गत अब हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इन तीनों शब्दों की बात करेंगे। उससे पहले आप ये जान लो इनका स्रोत क्या है। इन तीनों शब्दों का स्रोत क्या है? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति से
में क्रांति हुई थी और उस क्रांति का आधार क्या था, वहाँ के लोग क्या मांग रहे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों ही चीज़ें कहाँ से आई, फ्रांस की क्रांति से आई हैं। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता क्या है। क्या है स्वतंत्रता, बताइए मुझे। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों को बिना किसी रोक टोक के अपनी जो आम जिंदगी की गतिविधियां हैं उनको करने दिया जाए। मुझे बोलने का अधिकार मिला है, संविधान से मिला है, पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार। मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं इसके लिए मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, मुझे ठीक है। समता की बात करें, आज़ादी से पूर्व बहुत बड़ा जो वर्ग था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षित नहीं हो सकते थे। उनके साथ जाति वर्ग आधार पर जो है भेदभाव किया जाता था। महिलाओं के साथ भयानक और भीभत्स, इनको मैं भयानक और भीभत्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था सती प्रथा के नाम पर, ठीक है। महिलाओं को देवदासी बनाकर जो है उनका यौन शोषण किया जाता था। ऐसी प्रथाएं विद्यमान थीं, उनको खत्म किया किसने, संविधान ने किया, ठीक है। और देश में बड़े पैमाने पर जो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत फैली हुई थी, उसको भी जो है खत्म करने का प्रयास किया किसने, संविधान ने। और ये समता जो है कहता है कि सभी लोगों को जाति वर्ग धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को अवसर की समता मिलनी चाहिए, ठीक है। और बंधुत्व किस लिए है, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे से। बंधुत्व किस लिए जरूरी है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक बहुत सारे धर्मों का जो है देश है, यहाँ पर बहुत सारी परंपराएं संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, तो सभी को जो है एकजुट रहने के लिए उनमें बंधुत्व भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए संविधान कार्य करेगा। ये सारे जो प्रमुख शब्द हैं उनको हमने एक एक करके अच्छे से समझा है, आप इनको याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं और आपके जीवन में भी आते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं प्रस्तावना में संशोधन की। प्रस्तावना में केवल और केवल एकमात्र संशोधन हुआ है, वो हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, मैं बता चुका हूं, पहला समाजवादी विचारधारा के शब्द को जोड़ा गया, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, इस शब्द को जोड़ा गया, और तीसरा है अखंडता। पहले संविधान में केवल एकता शब्द था, अब क्या कर दिया, एकता और अखंडता, ठीक है। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। और ये कब हुआ, केशवानंद भारती बनाम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान का हिस्सा है और ये संशोधनीय भी है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और उसके बाद 3 परिवर्तन जो है शब्दों को जोड़ा गया परिवर्तित करके, याद रखेंगे। अब हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथनों के बारे में जानते हैं। तो हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था कि N.A. पालकीवाला जो थे, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, ठीक है। आपका जैसे आई कार्ड होता है ना, उसमें लिखा होता है मेन चीजें, वैसे ही इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान सभा के एक और सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने क्या कहा कि संविधान का सबसे सम्मानित भाग प्रस्तावना है। इन्होंने कहा कि संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि संविधान की आत्मा है। ये भी कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम में इसी तरह पूछा जाएगा, ठीक है। एक ब्रिटिश राजनीति शास्त्री थे अर्नेस्ट वार्कर, इन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है उसे क्या कहा, कुंजी नोट कहा था, ठीक है।
ये कुछ प्रमुख कथन हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। तो हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है इसको पढ़ने के बाद कि हमारे भारतीय संविधान की एक महान सोच, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो हमारे देश को किस रूप में देखना चाहते हैं उसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान के क्या दर्शन हैं, क्या किस तरह का एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ये सारी जानकारी हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त होती है, और साथ ही साथ प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आदर्श, भारतीय संविधान का दर्पण, भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। आप सभी इसे अच्छे से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, नए लोग सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।